क्लास 8th वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसका नाम था लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसमें आज हम सोइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सोइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑन द अर्थ सरफेस। सोइल जो है वो अर्थ सरफेस पर पाया जाने वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो सभी सजीव प्राणियों के लिए, सजीव जितने भी चीज़ें हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। द थिन टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस मेड अप ऑफ वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स, डिकेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज सोइल। जो सबसे ऊपर अर्थ सरफेस की जो थिन, सबसे पतली और टॉप मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर होती है अर्थ सरफेस की, ये किससे बनी होती है? वेदर्ड यानी मौसम के साथ साथ रॉक, चट्टानें जो टूटती हैं उसके पार्टिकल्स से, डिकेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज सोइल। एनिमल्स और प्लांट्स का जो सड़ा गला हिस्सा होता है, जो सड़ जाता है मिट्टी के अंदर, उनके मरने की वजह से वो जो सड़ जाता है, उसके जो अवशेष होते हैं वो सब क्या है? मिट्टी है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर सोइल टू बी फॉर्म्ड। इस प्रोसेस में हज़ारों साल लग जाते हैं, यानी मिट्टी को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। देयर फॉर सोइल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स एंड द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सोइल फर्टाइल। इसलिए सोइल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है लिविंग और नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव मटेरियल्स का। और राइट मिक्स किसका है? इसके अंदर एकदम सही जो मिक्सचर है वो किसका है? मिनरल्स का और जैविक मैटर का, जो इसे क्या बनाता है? फर्टाइल बनाता है, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल, यानी मिट्टी के बनने में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कैसे मिट्टी बनती है, वो हम देखेंगे। देयर आर वेरियस फैक्टर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ दी जा रहे हैं, वो मिट्टी की फॉर्मेशन में काफ़ी लीड रोल प्ले करते हैं। ठीक है, द वेरियस फैक्टर्स विच लीड। ठीक है, अब ये फैक्टर्स हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले है पेरेंट रॉक। इट डिटरमाइंस द टेक्सचर, कलर, मिनरल, केमिकल कंपोनेंट्स, पैरामेबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर होता है भी, इसके अंदर टेक्सचर है और कलर देती है मिट्टी को, मिनरल्स आ जाते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं और पारगम्यता होती है। तो ये सब चीज़ें पेरेंट रॉक्स की मिलती हैं। फिर रिलीफ, स्लोप एंड एल्टीट्यूड डिटरमाइन सोइल अक्यूमुलेशन। तो ये जो मतलब रिलीफ, स्लोप होते हैं, जो ढलान, उभार वाला हिस्सा होता है, जो ऊंचाई होती है, वो मिट्टी की संग्रहण या जमाव में हेल्प करती है। उसके बाद में फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। ये जो चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करते हैं? जो ह्यूमस होती है मिट्टी के अंदर, उसकी फॉर्मेशन में अफेक्ट डालते हैं। फिर क्लाइमेट है, इससे क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल दैट इफेक्ट्स रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। ठीक है, जो ह्यूमस फॉर्मेशन बनती है मिट्टी के अंदर, जो वेदरिंग रेट होता है मौसम का, जलवायु का, टेम्परेचर होता है, बरसात होती है, क्लाइमेट होता है, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। फिर टाइम डिटरमाइन्स द थिकनेस ऑफ सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल को थिकनेस कौन देता है? समय देता है। ठीक है, उसके अंदर जो जमाव है, जो थिकनेस है, वो टाइम की वजह से आता है। तो ये कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। टू सोइल फॉर्मेशन आर टोपोग्राफी। ठीक है, जो मतलब वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो लीड करते हैं सोइल फॉर्मेशन को, उसे टोपोग्राफी कहा जाता है। टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सोइल फॉर्मेशन। टाइम मतलब लगता है जब मिट्टी की फॉर्मेशन कंपोजिट होती है, बनती है, तैयार होती है, उसमें समय लगता है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो जैविक मटेरियल होता है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, और ये हर एक जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट पाया जाता है। इसीलिए हर जगह की मिट्टी भी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे लेयर्स ऑफ सोइल। द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोइल आर, सबसे पहले फर्स्ट लेयर होती है टॉप, फर्स्ट लेयर जो होती है वो टॉप सोइल। द अपर मोस्ट लेयर विच इज़ रिच इन ह्यूमस विच मैक्स द सोइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू दी प्लांट्स। ये जो है वो अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर होती है, इसके अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। विच मैक्स द, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, फर्टाइल बनाती है, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है। दिस लेयर कैन रिटेन मोर वाटर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, मतलब ये लेयर जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पानी बचा के रखती है, बनाए रखती है। सब सोइल होती है। दिस लेयर इज़ मोर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट एंड हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। ये जो लेयर होती है काफ़ी हार्ड होती है
ठीक है, और छोटी होती है और लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इसके अंदर जो ह्यूमस होती है वो काफ़ी कम संख्या में, कम अमाउंट में होती है। इट कंटेंस मोर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसके अंदर जो चीज़ शामिल होती है वो होती है सैंड, मिट्टी, चिकनी और संकरी दरार या फिर क्ले जो होती है ना, ये चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, फिर है वेदर्ड रॉक, इट कंटेंस स्मॉल पीसेज और रॉक्स, इसके अंदर छोटे छोटे चट्टानों के कण पाए जाते हैं। अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होती है, इसके अंदर बिलो दी वेदर्ड रॉक देयर इज़ अ लेयर ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड दी बेड रॉक, जो वेदर्ड रॉक होती है उसके नीचे एक हार्ड लेयर पाई जाती है रॉक्स की, उसे बेड रॉक कहा जाता है। फिर उसके बाद में है टाइप्स ऑफ सोइल, सोइल के टाइप देखते हैं। फर्स्ट है एलुवियल सोइल, फर्टाइल होती है, मेड अप ऑफ क्ले, सैंड एंड सेल। ठीक है, चिकनी मिट्टी और मान लो ये क्ले से बनी होती है। फिर ब्लैक सोइल है, कलर ब्लैक होता है, वेट एंड स्टिकी एंड रिटेंस मॉइस्चर बट क्रैक्स व्हेन इट बिकम्स ड्राई, काफ़ी नमी होती है इसमें, स्टिकी चिपचिपी होती है और इसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है, और जब ये सूख जाती है, सूखने लगती है तो ये टूटने लगती है। रेड सोइल जो होती है, इट इज़ हाई आयरन कंटेंट, इसके अंदर आयरन जो है वो काफ़ी पाया जाता है, हैंस इज़ रेड इन कलर, इसलिए इसका कलर रेड होता है। लैटरेट सोइल जो होती है, इट इज़ पोरस ब्राउन सोइल एंड इज़ लेस फर्टाइल, ये जो होती है वो छिद्रित भूरे रंग की मिट्टी होती है और काफ़ी कम फर्टाइल होती है, यानी कम उपजाऊ होती है। डेजर्ट, इट इज़ लूज पोरस कोर्स सैंडी सोइल, इसके अंदर काफ़ी लूज यानी ढीली और छिद्रित और दानेदार मिट्टी जैसे सैंडी मतलब रेत वाली मिट्टी पाई जाती है। माउंटेन सोइल, इट इज़ ब्राउन सोइल विद गुड टेक्सचर एंड इज़ रिच इन ह्यूमस, इट इज़ वेरी फर्टाइल, ये ब्राउन कलर की सोइल होती है, गुड टेक्सचर होता है, इसके अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा पाई जाती है और बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं सोइल के। अब हम देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि मिट्टी का अपकर्ष कैसे उसके अंदर खराबी आती है, नुकसान होता है, और उसको कंजर्व करने के, सुरक्षित करने के मेथड्स। द मेजर थ्रेट टू सोइल इज़ द इरोशन एंड डिप्लेशन ऑफ सोइल, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है मिट्टी के अंदर वो है अपर्दन, मिट्टी का कटाव और मिट्टी के अंदर कमी आना। बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल डिग्रेडेशन, मिट्टी के मतलब खराबी में या नुकसान में दोनों ही फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, एक तो नेचुरल फैक्टर और एक ह्यूमन फैक्टर। Soil erosion is mainly the removal of the topmost layer of soil due to floods, landslides, waves and human activities such as deforestation or overgrazing, rainwash and excessive use of chemical fertilizers and pesticides। जो मतलब सोइल मिट्टी का जो अपर्दन होता है, मिट्टी में जो कटाव लगता है, ये क्या करता है कि मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर, उसे हटा देता है, मुख्य रूप से उसे वहाँ से रिमूव कर देता है। और ये किस वजह से होता है? बाढ़ आने की वजह से, भूसंकलन की वजह से, लहरों की वजह से, या कुछ मानवीय ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनकी वजह से होता है, जैसे डिफोरेस्टेशन, आदमी अगर पेड़ काट लेते हैं बहुत सारे तो होता है, ओवरग्रेजिंग की वजह से होता है, ठीक है, रेन वॉश हो जाता है उसकी वजह से होता है, और एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल खाद होते हैं इनका इस्तेमाल करने से, ज़्यादा यूज़ करने से और कीटनाशकों का यूज़ करने से भी ये प्रॉब्लम सामने आती है। दिस अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, ये मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। मेथड्स ऑफ सोइल कंजर्वेशन देखेंगे अब हम कि किस तरीके से हम मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं, इन चीज़ों से बचा सकते हैं। द वेरियस मेथड्स बाय विच सोइल कैन बी कंजर्व्ड आर, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है वो है एफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन यानी वनीकरण। सोइल इरोशन कैन बी चेक्ड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, जो मिट्टी का कटाव है उसे हम सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा पेड़ लगाकर रोक सकते हैं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सोइल फर्मली एंड ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, और पानी का जो फ्लो होता है उसे भी कंट्रोल करती हैं, ठीक है, पानी के बहाव को कंट्रोल करती हैं। उसके बाद है मल्चिंग, ये होता है मतलब घास पात वाली जो चीज़ें होती हैं ना उसे ज़्यादा से ज़्यादा उगाना। द बेयर ग्राउंड बिटवीन क्रॉप इज़ कवर्ड विद ऑर्गेनिक मैटर एंड ड्राउट रेजिस्टेंट ग्रासेज, जो मतलब हम फसल उगाते हैं उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसे कवर करें, किससे करें? जैविक मैटर से, जैसे कि एक सूखे प्रतिरोधक घास होती है उसे उगाकर वंस द ग्रासेज और वेजिटेशन कवर द सोइल इट चेक्स फर्दर सोइल इरोशन। अगर एक बार वो घास और वेजिटेशन उस मिट्टी को कवर कर लेंगे, उस खाली जगह को ढक देंगे, तो फिर वहाँ मिट्टी का कटाव नहीं होगा।
उसके बाद है कंट्रोल बैरियर्स, यानी कि अवरोधक की रूपरेखा कैसे बना सकते हैं। अलोंग द कंट्रोल्स ऑफ लैंडस्टोन्स ग्रास एंड अदर वेजिटेशन आर यूज्ड एज बैरियर्स। वैसे तो क्या किया जाता है कि रूपरेखा बनाई जाती है, जब भी हम बीच में अवरोधक लगा देंगे तो क्या नहीं होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो जैसे लैंडस्टोन्स का यूज़ करते हैं, कोई घास का यूज़ करता है, दूसरे वेजिटेशंस भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, किसके रूप में, अवरोधक के रूप में। इट रिड्यूसेस द वाटर फ्लो एंड ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। ये वाटर फ्लो को रिड्यूस करते हैं और खाई बनाई जाती है इसके सामने, यानी जो अवरोधक होते हैं उनके सामने खाई बनाई जाती है ताकि उसके अंदर पानी कलेक्ट किया जा सके। उसके बाद है रॉक डैम्स यानी चेक डैम्स। ह्यूज पीसेज और रॉक्स आर पेल्ड अप इन द अपहिल रीजन इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर विच ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ सोइल। बड़े बड़े रॉक्स के जो पीसेज होते हैं उनका ढेर लगाया जाता है, या उन्हें अपहिल रीजन्स के अंदर यानी पहाड़ी इलाकों के ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं, पहाड़ी इलाकों के जो हिस्से होते हैं उनके ऊपर पाइल किया जाता है, ढेर लगाया जाता है, और ताकि पानी का जो फ्लो है वो धीरे धीरे आए, ठीक है, धीरे धीरे नीचे आए, और इस वजह से मिट्टी का जो अपर्दन है वो भी क्या हो सके, प्रिवेंट, उसे भी रोका जा सके। फिर है टेरेस फार्मिंग। इन माउंटेनियस और हिली रीजन्स ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड टू प्रैक्टिस फार्मिंग। जो माउंटेनियस पहाड़ी और जो पर्वतीय इलाके होते हैं उनके अंदर बड़े बड़े चौड़े और फ्लैट स्टेप्स बनाई जाती हैं, और टेरेसेस, जिसे टेरेस बोलते हैं, आर मेड टू प्रैक्टिस फार्मिंग, खेती करने के लिए। क्रॉप्स आर प्लांटेड ऑन ईच स्टेप विच प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ वाटर थस प्रिवेंटिंग सोइल इरोशन। जो क्रॉप्स होती है उन्हें फिर इन स्टेप्स पे लगाया जाता है, जो कि क्या करती है, पानी के फ्लो को रोकती हैं और सोइल इरोजन को भी रोकती हैं, ठीक है। इससे मतलब पानी एकदम से ऊपर से नीचे नहीं आता, बल्कि उन दरारों में, उन लाइनों में रुकता हुआ आता है, ठीक है। इस वजह से फसल भी वहाँ हो जाती है और पानी और मिट्टी का अपर्दन भी नहीं होता। फिर है इंटरक्रॉपिंग। वेरियस लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड सेवरल अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर अडॉप्ट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज सोइल इरोजन। बहुत सारी जो फलीदार फसलें होती हैं वो अलग अलग लाइनों में, रोज़ में उगाई जाती हैं। सेवरल अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज सोइल इरोशन। बहुत सारे और भी ऐसी काफ़ी सारी फसलें होती हैं जिनके मैनेजमेंट की प्रैक्टिस की जाती है या जिनमें उगाया जाता है, क्या करने के लिए, मिट्टी का जो अपर्दन है उसे मिनिमाइज़ करने के लिए। उसके बाद में है कंट्रोल प्लॉइंग, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है। इट इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड बाय प्लॉइंग पैरेलल टू दी कंट्रास्ट ऑफ हिल स्लोप्स टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर विच फ्लोज डाउन द स्लोप। इसमें क्या होता है, मेनली मतलब जो जुताई की जाती है वो पैरेलल में यानी समांतर की जाती है, समांतर रेखाएं बनाकर की जाती हैं, जिसके अंदर रूपरेखा में हिल स्लोप्स, जो मतलब पहाड़ी में ढलान वाले एरियाज़ होते हैं, उनके अंदर एक अवरोधक के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, और ये फॉर्म एक नेचुरल अवरोधक का काम करते हैं पानी के लिए, और फ्लोज डाउन द स्लोप, और उस ढलान से जो मतलब बहकर पानी नीचे आता है उसमें एक नेचुरल अवरोधक का काम करते हैं। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द सोइल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ये मतलब मिट्टी को एक विशेष क्षेत्र में रोकने में भी मदद करता है। उसके बाद में है शेल्टर बेड्स। In the dry or coastal arid regions, various rows of trees are planted in order to check the movement of wind in order to protect the soil. काफ़ी सारे सूखे और तटीय या फिर जो निर्जल वाले इलाके होते हैं जहाँ पानी की व्यवस्था कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में काफ़ी सारे पेड़ों की लाइनें बनाकर लगाई जाती हैं, उन्हें प्लांट किया जाता है इन ऑर्डर टू चेक, क्या चेक करके, विंड की जो मूवमेंट होती है यानी हवा किस डायरेक्शन में चलती है उस हिसाब से उन्हें लगाया जाता है, और इससे क्या होता है, मिट्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है। बिसाइड्स द अबव गिवन वेज, फार्मर्स शुड बी यूज इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स एंड प्लांट इंडिजीनियस ट्रीज एंड शब्स विच कैन सिग्निफिकेंटली प्रिवेंट इरोजन ऑफ सोइल। जो ऊपर रास्ते बताए गए हैं, जो तरीके बताए गए, उसे किसान यूज़ करके इको फ्रेंडली जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो खुद बनाए जाते हैं घर पे, उन फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना चाहिए, और देसी पौधे, पेड़ पौधे या जो झाड़ियाँ होती हैं उन्हें लगाना चाहिए ताकि हम मिट्टी का जो कटाव है उसे रोक सके। ये तो थी सॉइल के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है वाटर, ठीक है। आज हम वाटर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें साथ में जो है, वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। पानी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेचुरल रिसोर्स है। नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड। लगभग जो 3/4 अर्थ का सरफेस है वो पानी से भरा हुआ है, बाकी में क्या है, लैंड, ज़मीन है। देयरफॉर अर्थ इज़ नोन एज वाटरी प्लैनेट, इसलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट कहा जाता है।
इट इज़ बिलीव दैट लाइफ बिगैन इन ओशियंस अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ऐसा विश्वास माना जाता है कि ओशियंस में जीवन 3.5 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हो चुका था। टुडे ओशियंस कवर नियरली 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड प्रोवाइड अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। आज जो ओशियंस है उन्होंने लगभग 2/3 अर्थ का सरफेस कवर कर लिया है और वो अलग अलग प्रकार की प्लांट्स और एनिमल्स की जो एनिमल लाइफ की जो वैरायटी है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर डेली नीड्स। ह्यूमन बींग्स जो है, जो आदमी है, जो इंसान है, वो पानी का यूज़ हर रोज़ की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, खेती में, इंडस्ट्रीज़ में एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। विदाउट वाटर फूड चेन इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। बिना पानी के फूड चेन पॉसिबल नहीं है और इससे पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड दे आर दी लाइफ लाइन्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स को अपनी ग्रोथ करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और वे क्या है, लाइफ लाइन है किसकी, ह्यूमन बींग्स का। जो सर्वाइवल है, जो जीवन चक्र चलता है, जीवन जीने के लिए ह्यूमन बींग्स की लाइफ लाइन कौन है, ये पेड़ पौधे, ठीक है, और इन्हें अपनी ग्रोथ के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर प्रेजेंट इन द ओशियन इन सैलाइन एंड हैंस नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ओशियंस में, महासागरों में जो पानी पाया जाता है वो लवण युक्त होता है, यानी नमक वाला पानी होता है, इसलिए वो आदमी के कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता। फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज़ अबाउट 2.7% एंड नियरली 70% ऑफ दिस वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड ice sheets in Greenland, Antarctic and in the mountainous region which is inaccessible to its due to its location। जो फ्रेश वाटर है अर्थ के ऊपर लगभग 2.7% ही प्रेजेंट है, जिसका लगभग 70% हिस्सा जो है पानी का वो ग्लेशियर्स में और आइस शीट्स में पाया जाता है, ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिक में और पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, अगम्य होने की उनकी लोकेशन क्या है, अगम्य है, यानी वो ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ जाकर उस पानी को लाया नहीं जा सकता। सो Only 1% of fresh water is available for human consumption in the form of groundwater, surface water, lakes and rivers and water vapor in the atmosphere। इसलिए अब सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो आदमी के कंजप्शन के योग्य है, जैसे कि ग्राउंड वाटर आता है उसके अंदर, या फिर सरफेस वाटर है जो झीलों में और नदियों में पाया जाता है, या फिर वो पानी जो वाष्प के रूप में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। वाटर ऑन दी अर्थ सरफेस कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जो मतलब अर्थ सरफेस पर जो पानी है उसे ना तो उसमें ऐड किया जा सकता है और ना ही उसे घटाया जा सकता है। इट्स क्वांटिटी रिमेन्स द सेम एंड द वाटर ऑन दी अर्थ सरफेस इज इन कंटिन्यूस मूवमेंट फ्रॉम अर्थ टू द एयर एंड द बैक टू द अर्थ। क्योंकि जो क्वांटिटी है ना वो मतलब क्या रहती है, सेम रहती है पानी की अर्थ सरफेस पे। क्यों? क्योंकि उनकी कंटिन्यूस मूवमेंट चलती रहती है। फ्रॉम अर्थ टू द एयर, एक बार अर्थ से एयर में जाता है पानी और वापस बैक टू द अर्थ, और वापस पानी अर्थ पर आ जाता है। द फ्री मूवमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंटिन्यूस प्रोसेस आर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। जो फ्री मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए वो हैं, पहला वाष्पीकरण, फिर संघनन, फिर अवक्षेपण और फिर बरसात के जरिए उस पानी का धरती पर वापस आना। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। इस पूरी प्रोसेस को वाटर साइकिल कहा जाता है। वाटर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स इज नॉट ओनली यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बाय वेरियस अदर पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर्स और डैम्स। जो मतलब वाटर का यूज़ ह्यूमन बींग करते हैं वो ना सिर्फ पीने के लिए और धोने के लिए, बल्कि कुछ और भी ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें पूरा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जैसे एग्रीकल्चर, खेती करने में, इंडस्ट्रीज़ में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, और जो डैम्स बनाए गए हैं यानी जलाशयों पर जो डैम्स बनाए गए हैं उनके ज़रिए भी वो क्या करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं। एज द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, द डिमांड ऑफ फूड, कैश क्रॉप्स, टिम्बर एक्सेट्रा इज ऑल्सो राइजिंग। जो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे भोजन की, कैश की, फसलों की और जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं उन सब की डिमांड भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। Urbanization and improving the living standards are the important factors leading to shortage in supply of fresh water either due to drying up of water sources or pollution of water। जो मतलब शहरीकरण बढ़ रहा है और जो लिविंग रहने का लोग अपना स्टैंडर्ड दिनों दिन इम्प्रूव करते जा रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि फ्रेश वाटर की सप्लाई में शॉर्टेज ला रहे हैं। इनकी वजह से फ्रेश वाटर की सप्लाई में कमी आ रही है। आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और पोल्यूशन ऑफ वाटर। और दूसरा कारण ये भी है कि जो वाटर सोर्सेज हैं वो सूख रहे हैं या फिर पानी क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है।
ठीक है, ख़राब हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेबिलिटी, पानी की अवेबिलिटी में समस्या। वाटर पार्ट्स ऑफ दी मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग दी प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो पानी की शॉर्टेज की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। द मेन फैक्टर्स फॉर दिस इज़ अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ईयर। इसका जो मेन फैक्टर है वो ये है कि पूरे साल जो बरसात है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन रहता है, यानी सब जगह एक जैसी बरसात नहीं होती पूरे साल में। सम एरियाज रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, और सम रिसीव वेरी स्कैंटी रेन, जबकि कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम बरसात होती है, ठीक है, यानी इतनी भी नहीं होती कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। ड्यू टू दिस सम एरियाज फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड अदर फेस ड्राउट, और इसकी वजह से कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पर लोग बाढ़ का सामना करते हैं और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे लोग सूखे का सामना करते हैं। लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया फेस द शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई। ये जो एरियाज़ हैं इनके लार्ज पार्ट्स, बड़े बड़े हिस्से इन देशों के क्या कर रहे हैं, आज फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज आर, कुछ एक फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस वाटर शॉर्टेज के लिए, उनके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज राइज इन पॉपुलेशन हैज़ लीड टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर वाटर मेनली फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पजेज। जो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, जैसे जैसे पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे वैसे पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, मेनली किस किन चीज़ों में, इंडस्ट्रीज़ में, खेती में और घरेलू कामों के लिए। ग्राउंड वाटर कैन बी यूज बाय ह्यूमन बींग्स बट द एक्सेसिव पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैड मेड इट अनफिट फॉर कंजप्शन। जो ह्यूमन बींग है वो क्या कर सकता है, ग्राउंड वाटर का यूज़ कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से अब वो भी आदमी के कंजप्शन के योग्य नहीं रहा। और ये पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स और जो कीटनाशक यूज़ किए जाते हैं किसानों के द्वारा ज़मीन पर, उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर भी क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। उसके बाद में rivers and lakes are contaminated due to discharge of untreated sewage, dumping of industrial waste, household garbage etc. रिवर्स, नदियाँ और जो झीलें हैं उनके अंदर जो संदूषित हो रहा है उनका पानी, उसका जो प्रवाह है वो अशोधित निकासी की वजह से ख़राब हो रहा है। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, उनके अंदर क्या कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है उसे डाला जाता है। हाउस होल्ड गार्बेज, घरेलू कचरे को भी उसी में फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन इन डिफरेंट सीजन्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक तो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो अनइवन है, हर जगह सेम नहीं है, और जो मतलब सीजन्स के अंदर जो बदलाव आते हैं वो काफ़ी तेज़ गति से होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में। वेस्टेज एंड केयरलेस यूज़ ऑफ वाटर बाय ह्यूमन बींग्स हैज़ लीड टू शॉर्टेज ऑफ वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक तो आदमी क्या करता है, पानी को वेस्ट करता है और केयरलेसली उसका यूज़ करता है, इस वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर शॉर्टेज आ रही है पानी की, ठीक है, पानी की कमी आ रही है। देन मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं पानी को संरक्षित करने के लिए। देयर आर वेरियस वेज इन विच वाटर कंजर्वेशन कैन बी डन, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे पानी को कंजर्व किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले नंबर 1 रिसाइकलिंग यूज्ड वाटर, यानी कि उस पानी का इस्तेमाल करना जो हमें रिसाइकिल के बाद मिलता है। जैसे यूज्ड वाटर कैन बी रिसाइकिल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया उसकी हेल्प से हम वाटर का रिसाइकिल करके फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। द पोल्यूटेड वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर ड्रेनिंग इनटू रिवर्स, जो पोल्यूटेड वाटर होता है, जो दूषित पानी होता है, उसे भी नदियों में बहाने से पहले उसे एक बार आप किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो या उसे इस्तेमाल के योग्य बनाया जा सकता है। सेकेंड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द मोस्ट एफिशिएंट एंड नाउ कॉमनली यूज्ड मेथड टू कंजर्व वाटर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो मोस्ट एफिशिएंट और नाउ अब कॉमन में सभी लोग यूज़ कर रहे हैं जिस मेथड को पानी को कंजर्व करने के लिए, वो पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से प्राप्त होता है। उसके बाद में है नॉर्मली रेन वाटर गेट्स वेस्टेड एज इट मूव्स डाउन द ड्रेन। नॉर्मली क्या हो रहा है, मतलब रेन वाटर जो है वो वेस्ट हो रहा है क्योंकि वो नालियों के थ्रू मूव हो रहा है, वहाँ से निकल जाता है। इन दिस मेथड रेन वाटर इज स्टोर्ड इन यूज अंडरग्राउंड टैंक्स, और इस मेथड के जरिए हम बारिश के पानी को क्या कर सकते हैं, ज़मीन में बनाए गए बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर कर सकते हैं। एंड देन द स्टोर्ड वाटर इज़ यूज्ड एज एंड व्हेन नीडेड, और फिर उस स्टोर्ड वाटर को हम जैसे जब ज़रूरत हो, जिस तरीके से ज़रूरत हो वैसे यूज़ कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण, द ट्रीज इन द फॉरेस्ट हेल्प टू इम्प्रूव वाटर इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग वाटर रन ऑफ एंड रिस्क ऑफ फ्लड्स। जो ट्रीज़ हैं फॉरेस्ट के अंदर, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी की जो इकोनॉमी है उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं वाटर रन ऑफ, यानी पानी जो बह जाता है उसे रोकते हैं, बहते हुए पानी को रोकते हैं। रिस्क ऑफ फ्लड, जो बाढ़ का रिस्क होता है उसे भी
कम करते हैं। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन ब्लिंड द सोइल एंड हेल्प्स द सोइल इन रिटेनिंग वाटर। जंगल और जो वेजिटेशन होती है, वनस्पति होती है, वो सोइल को ब्लिंड कर देते हैं और इस वजह से मिट्टी पानी को बहुत ज़्यादा समय तक अपने अंदर रोकने के लिए तैयार हो जाती है और इससे हेल्प होती है। उसके बाद में प्रॉपर इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूल वन शुड नो हाउ मच वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग मतलब प्रॉपर प्लानिंग और शेड्यूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि जिस फसल में जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए। द नीड्स शुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल, ज़रूरतों को कंट्रोल में रखना चाहिए। स्प्रिंग्स शुड बी यूज टू सेव वाटर, पानी को सुरक्षित करने के लिए स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉपर कैनल्स शुड बी मेड एंड लाइन अप इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉसेज बाय वाटर सीपेज। जो मतलब प्रॉपर कैनल होते हैं उन्हें बनाना चाहिए और लाइंड अप इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉसेज बाय वाटर सीपेज। जो रिसाव की वजह से यानी पानी रिसने की वजह से जो पानी का वेस्टेज होता है उसे हम इसका यूज़ करके रोक सकते हैं, यानी प्रॉपर लाइन्स का यूज़ किया जाना चाहिए उनके अंदर। फिर है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज। घरेलू उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रॉपर यूटिलाइज किया जाना चाहिए पानी का। द यूज़ ऑफ वाटर एट होम शुड बी डन इकोनॉमिकली बाय चेकिंग लीकेजेस इन पाइप। घर में जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है उसे इकोनॉमिकली करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि पाइप में कहीं लीकेजेस नहीं हो। रीयूजिंग द वाटर एट होम, पानी घर के पानी को किसी भी चीज़ के पानी को दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है। यूटिलाइजिंग आरओ वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, जो आरओ से हम पानी साफ़ करते हैं उससे जो वेस्ट वाटर बचता है उसे हम पानी प्लांट्स को पानी देने में यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग अ बकेट ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग कार इंस्टीड ऑफ अ हॉस, किसी भी कार या गाड़ी को धोने के लिए बकेट का यूज़ करना चाहिए पानी डालने के लिए, ना कि पाइपलाइन से पाइप से उसको धोना चाहिए। ऑल द वेरियस वेज एंड मीन्स शुड बी थॉट आउट टू यूटिलाइज वाटर रिसोर्सेज एट होम विद इकोनॉमी। ऑल द वेरियस वेज, काफ़ी सारे तरीके, मीन शुड बी थॉट आउट इट, इनके बारे में मतलब सोचना चाहिए और यूटिलाइज वाटर रिसोर्सेज एट होम विद इकोनॉमी, इकोनॉमी के साथ में घर के अंदर वाटर रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। यानी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, पानी का जो वेस्टेज है उसे रोक सकते हैं, ठीक है, और पानी को कंजर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।